ਮੈਡਲਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡਲਿੰਗ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਵੈਲ ਵੂਮਨ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡਲਿੰਗ ਚੈਸਟ ਐਂਡ ਸਲੀਪ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। दर्शकों हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पूजा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से आईवीएफ के क्षेत्र में और इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में पटियाला के इस एरिया में मेडिलिंक आईवीएफ हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी जो पहले कहीं कहीं देखी जाती थी और जब इनफर्टाइल कोई हो जाता था तो बहुत बड़ा एक दिमाग पर सारी फैमिली उससे डिस्टर्ब होती थी, लेकिन आजकल जो इनफर्टिलिटी का केसेस है वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी मतलब हो गई है। क्या कारण है कि इनफर्टिलिटी की दर इतनी ज़्यादा बढ़ी है? सबसे पहले तो धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में हर तरह की बीमारियां हैं जो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि कैंसर, जैसे पहले बहुत कभी किसी फैमिली में सुनने को मिलता था। हार्ट डिजीज़ बहुत कभी किसी फैमिली में सुनने को मिलती थी। तो जैसे वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ऐसे इनफर्टिलिटी भी अब WHO ने एक डिजीज़ मान लिया है इनफर्टिलिटी को भी। तो इसका भी जो है प्रतिशत बहुत बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में। ऑफ कोर्स उसका कारण यही है कि हमारा बदलता लाइफस्टाइल और साथ में इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे इनके कारण से बाकी सारी बीमारियों की प्रतिशत बढ़ी है, उसी तरह इनफर्टिलिटी भी इनको इफेक्ट करती है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हमारे शरीर का हिस्सा ही है, तो अगर शरीर के बाकी अंगों में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू चेंजेस इन लाइफस्टाइल या इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी उनका उतना ही इफेक्ट आता है। इसमें सबसे मेन आता है कि आजकल जो मैरिजेस हैं वो लेट एज में होने लग गई हैं। हमें भी पता है कि आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर कंधा मिला के चल रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो नेचुरली जब वो अपनी स्टडीज़ कर रही होती हैं या अपने करियर में वो आगे बढ़ रही होती हैं तो कभी कभी उनकी मैरिज काफ़ी लेट एज में प्लान होती है, या फिर अगर मैरिज हो भी जाती है तो कभी कभी वो फैमिली है वो काफ़ी लेट एज में प्लान करते हैं, बिकॉज प्रॉबेबली दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। तो इन सब कारणों से कई बार होता है कि प्रेगनेंसी में कोई ना कोई बेयर करने में दिक्कत आ जाती है। दूसरा, अब हम जानते ही हैं हमारे इन्वायरमेंट में कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। हमारा टोटली लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बदल चुका है। उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट आजकल पोल्यूट भी बहुत हो चुका है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं हमारी मिट्टी में से ही आ रही हैं। अगर हमारी मिट्टी पोल्यूटेड है तो नेचुरली वो सारा कुछ हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। अगर हमारी एयर पोल्यूटेड है जिससे में हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, तो नेचुरली देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज नाउअडेज जिनमें डायरेक्टली एयर पोल्यूशन का ह्यूमन बींग्स की फर्टिलिटी पे इफेक्ट है। जो बाहर की स्टडी, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो दिखाया गया है। उसी तरह साउंड पोल्यूशन, फिर मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस वो इतना ज़्यादा है। फिजिकल स्ट्रेस रादर उतना नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी हो गया है। सारा काम कंप्यूटर के आगे टिच बटन से हो गया है या उसी तरह हो गया है। स्पेशली अब लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा सीडेंटरी हो गया है, जिसके कारण लाइफस्टाइल में मोटापा बहुत बढ़ गया है। ज़्यादातर जो है यंग लड़कियों में या इवन मैरिड लेडीज में भी मोटापा है जो बड़ी आम बात हो गई है। 60-70 kg वेट बड़ी आम बात हो गई है, जिसके कारण हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी एज में शुरू हो जाती हैं। तो इन कारणों से इनफर्टिलिटी है जो बहुत बढ़ गई। डॉक्टर पूजा जी, जैसे आज तक सैकड़ों की केस गिनती में वो इनफर्टाइल कपल जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, आपने उनको संतान सुख की प्राप्ति कराई और बहुत सिंपल प्रोसीजर्स के साथ। कई बार किसी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, आपने उनको गाइड कर दिया। कई बार टाइमिंग का किसी को पता नहीं था, आपने मतलब इतने ज़्यादा काउंसलिंग में आपकी दम है। और क्योंकि यहाँ पर एक
मेल डॉक्टर्स हैं, जो आपके हस्बैंड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई भी केस होता है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ वाला होता है तो कई बार उनके साथ भी उनकी इंटरवीनिंग जो है आपस में हो जाती है, जिसके साथ उनको इजी रहता है और लोग जो जल्दी कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना है? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास हर तरह के इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ कोई छोटी सी हार्मोनल प्रॉब्लम या छोटी सी लाइफस्टाइल चेंज करने से वो कंसीव कर जाते हैं। कभी कभी उनको सिंपल दवाओं से वो भी उनको हेल्प करता है कंसीव करने पे के लिए। कभी कभी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो IUI या IVF भी करना पड़ जाता है। बट अल्टीमेटली वी वांट द रिजल्ट कि हर कपल को एक संतान प्राप्त हो, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े वो हम करते हैं। आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले जब मैंने सिर्फ MD कंप्लीट की थी तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में हमेशा कमी लगती थी कि जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो शायद मैं एक लिमिट से ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर पाती। दिस वॉज द थिंग विच मोटिवेटेड मी टू गो फर्दर अहेड फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन। तो मैंने कंसल्टेंट बनने के बाद फिर मैंने IVF में स्पेशलाइजेशन करने के लिए फेलोशिप ज्वाइन की और उसके बाद मैंने अपने आप में और अपनी ट्रीटमेंट की अंडरस्टैंडिंग में इतना डिफरेंस पाया कि अब हमें लगता है कि यस आई फील सो सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड। जब किसी भी कपल को IVF से या IUI से रिजल्ट मिलता है तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होती है उसमें। जैसे अगर हम बात करें इस क्लिनिक की, जो कि केवल फीमेल फर्टिलिटी के लिए, मेल इनफर्टाइल कपल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। मेल इनफर्टिलिटी भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? देखिए अगेन बात वही है, बदलता लाइफस्टाइल, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फिर मेंटल स्ट्रेस। मेल्स का भी लाइफस्टाइल उसी तरह से चेंज हो गया है। जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज भी ये कह रही हैं कि आज से 25-30 साल पहले जो मेल का सीमन काउंट, जो स्पर्म काउंट होता था, उसके कंपैरेटिवली आज के स्पर्म काउंट में बहुत गिरावट आ गई है। जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्पर्म एंड क्वालिटी है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल, मोटापा, फिर कुछ टाइप की स्मोकिंग, नशे या अल्कोहल या स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ICSI विधि जो है आप उसके भी माहिर हो और बहुत सारे आप उसके साथ भी संतान की लोगों को प्राप्ति कराते हैं। ICSI विधि क्या है? देखो ICSI की फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि एवरी सिंगल एग को सिंगल स्पर्म के साथ इंजेक्ट किया जाता है। ये जो टेक्निक है ये बेस्ट उनके लिए है जिसमें मेल जो है उनमें शुक्राणुओं की बहुत ज़्यादा कमी है। रादर कई बार क्या होता है कि हस्बैंड के शुक्राणु निल होते हैं। ऐसे केसेस में अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी से स्पर्म मिल जाते हैं तो ऐसे कपल्स जो हैं उनका अपना बेबी हो सकता है ICSI विधि के थ्रू। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, oocyte फ्रीजिंग की बात करें तो क्या क्या इस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? देखिए हमारे पास ओवुलेशन इंडक्शन से लेके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग है, इंट्रायूटरन इंसेमिनेशन हमारा सारा अपना इन हाउस है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मैं अपने पेशेंट्स की खुद करती हूँ। इंट्रायूटरन इंसेमिनेशन के लिए हमारे पास अपनी एंड्रोलॉजी लैब है जहाँ पे इन हाउस सीमन प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास अपनी लैब है जहाँ पे सारा ICSI विधि के थ्रू, IVF के थ्रू सब कुछ होता है। फिर हमारे पास बहुत अच्छा क्रायो फ्रीजिंग प्रोग्राम भी है जिसमें हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं और हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद थॉ एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद सक्सेसफुल हुए। जैसा ये सेंटर जो मल्टीपल IVF फेलियर का जो सेंटर माना जाता है कि जब मल्टीपल IVF फेलियर हो जाते हैं और लोग यहाँ विजिट करते हैं, क्या कारण है? हम क्या सोचे कि आपकी वो इंटरवेंशन, आपका वो पुराना एक्सपीरियंस, क्या सोचे कि किसके साथ, क्या आप दमन से बात ही क्योंकि वो लोग थके होते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा होता है, सबसे पहले हम पुराने ट्रीटमेंट की डिटेल चेक करते हैं। कभी कभी होता है कि पिछली बार उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला होता, अगर तो ये कारण रहता है तो हम दोबारा उनको इवेल्युएट करके उनका दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कभी कभी औरत की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, ऐसे केसेस में कभी कभी हमें डोनर एग लेना पड़ता है या कभी कभी हस्बैंड के स्पर्म्स में कुछ कमी हो, कभी कभी डोनर स्पर्म की भी लेनी पड़ती है एडवाइस। तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो भी उनकी प्रॉब्लम रहती है उसके अकॉर्डिंग उपचार किया जाता है। जैसे PCODs जो कि एक बहुत ही भयंकर रूप धारण कर रही है और छोटे छोटे जो बच्चियां हैं 12-13 साल की, 11 साल की बच्चियां हैं, उनमें भी ये चीज़ की बहुत ज़्यादा करंस है, क्या कहना चाहिए? देखिए PCOD जो है हमारे पंजाब में, जैसे मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इवन आई एम सरप्राइज टू सी द प्रेवलेंस। मतलब इतने सारे केसेस हैं PCOD के जिनको देख के हमें दुख होता है। अगेन उसका कारण है कि हमारा बदलता लाइफस्टाइल और हमारा बदलता खान पीन। हाँ, ये कुछ हद तक जेनेटिक भी होती हैं, पर ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स नहीं पाए जाते, पर बाहर के फैक्टर्स हैं। जैसे आजकल जंक फूड है जो बच्चों में बहुत कॉमन है, और दूसरा बहुत सारे बच्चों में स्पोर्ट्स की जो
वो है वो बहुत कम हो गई है। स्पोर्ट्स स्टडीज़ में शायद पेरेंट्स भी उनको ज़्यादा धकेलते हैं, जिससे बच्चे हर टाइम बैठे रहते हैं या कंप्यूटर के आगे या अपने फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, तो आउटडोर एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। और दूसरा, उनके खाने पीने में हेल्दी खाना पीना कम है, जंक फूड वो खाना पीना ज़्यादा है, जिससे कि उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब एक बार वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, जो पीसीओडी को आगे लेके जाती है। हमारे पास काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आईयूआई और आईवीएफ होता है, तो ट्विंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड एवरी ट्विन प्रेगनेंसी केसेस है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। उसके साथ फिर काफ़ी केसेस होते हैं जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस को हम काफ़ी क्लोज सुपरविजन में रखते हैं, उनको पर्सनल केयर देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। साथ साथ कई बार कुछ पेशेंट्स डायबिटिक भी होते हैं, तो साथ में हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो वो उनकी डायबिटिक केयर करते हैं। तो इस तरह से जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, हम एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और पेशेंट्स को काउंसलिंग देते हैं अच्छे से कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या आउटकम है। तो वी ट्राई टू डू आवर लेवल बेस्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर जो सेवा में लगे हुए हैं और लोगों को, पहले कहते थे बाप बेच देते हैं बच्चे, और आजकल आप डॉक्टर्स जो हैं लोगों को संतान सुख की प्राप्ति करवा रहे हैं, और आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी चाहता है तो वो राइट एज पे प्लान कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं कई बार प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करनी पड़ती हैं। ट्राई टू कंप्लीट योर फैमिली बिफोर द एज ऑफ 35। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल और खान पीन। देखिए, इन्वायरमेंट है जो वो शायद हमारे कंट्रोल में उतना नहीं है, बट अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट हम सबके कंट्रोल में है। तो डोंट बी सीडेंट्री। अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी, कुछ एक्सरसाइज डेली ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और अपना खान पीन बहुत सही रखिए, और अपने वेट को ज़रूर कंट्रोल में रखिए। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी डिजीज में पटियाला में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना का एपिडेमिक जो कि बहुत बड़ी एक चैलेंज बन के मार्च में आया, और उस दौरान आप डॉक्टर्स ने, जो खास तौर पर पल्मोनरी की हम बात करें, तो बहुत बड़ा रोल आप लोगों ने प्ले किया। क्या कहना चाहिए? कोरोना महामारी एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या थी और अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। फ़र्क इतना पड़ा है कि पहले जो एक लोगों में उसके प्रति पैनिक था वो कम हुआ है, पर अभी भी हमारे पास केस हैं। पर पहले क्या था कि कोरोना का नाम सुनते ही एक दिमाग में इतना डर बैठ जाता था, जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं करवाते थे। पर अभी जैसे जैसे पता चल रहा है कोरोना के बारे में, और जानकारी डॉक्टरों को भी हो रही है, समाज को भी हो रही है, और उसका पैनिक कम हो रहा है, तो लोग जागरूक होकर अपने लक्षण बता के इलाज भी करवा रहे हैं, और समस्या से लड़ने में हम काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये मेडिलिंक हॉस्पिटल जो पिछले लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहा है, रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी में क्या क्या सेवाएं आप यहाँ अवेल करा रहे हैं लोगों के लिए? रेस्पिरेटरी में हर तरह की जो सांस के प्रति समस्या है उसके लिए हम डील करते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो, दमा जिसको कहते हैं हम आम भाषा में, या सिगरेट संबंधी फेफड़ों की समस्या हो, लंग कैंसर हो, या और भी कोई फेफड़े से संबंधित कोई इन्फेक्शन, निमोनिया, या और भी किसी तरह की समस्या, हर तरह की समस्या हम डील करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है, जिसमें एलर्जी को एक बहुत बड़ा जो है मतलब हुआ बना हुआ है, लेकिन आप तो एलर्जी वाले पेशेंट्स को, बहुत सारे एलर्जी वाले पेशेंट्स आपने यहाँ ठीक किए हैं, और उनको ज़्यादा टेंशन में भी नहीं डाला और इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स भी नहीं किए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एलर्जी एक आम समस्या है, क्योंकि अगर हम आज देखें, आज के जीवन में हम सुबह से लेकर रात तक केमिकल्स के साथ घिरे हुए हैं। उठने से सोने तक, खाने पीने से लेके अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं पूरी करने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब किसको कोई केमिकल कहाँ पे रिएक्शन करता है, वो एक तरीके की एलर्जी है। एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि सांस की समस्या होनी, या छींकें आनी, या खांसी होनी, या गले में खारिश होनी। उसके अलावा कईयों को
स्किन की समस्या भी होती है जहाँ पे खारिश होने लग जाती है और जो लंबे समय तक चलती है। कईयों को एलर्जी की वजह से पेट की समस्या भी होती है जिससे कि बार बार दस्त आना, ये भी एक तरीके से एलर्जी ही होती है। तो हमको सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, इलाज संभव है और कई बार तो एलर्जी जड़ से भी जा सकती है अगर हम जानकारी रखें कि हमको क्या चीज़ एलर्जी कर रही है। और उसको जानना कोई मुश्किल नहीं है। हम अगर अपने रोज़मर्रा का जो दिनचर्या है उसको अगर हम तरीके से फॉलो करें और देखें कि हमको ये समस्या किस समय पे हो रही है और उसके ऊपर पहुंचा जाए कि ये एक चीज़ है जो हमारे जीवन में हमारे को एलर्जी कर सकती है, तो अगर उसको निकालें तो वो समस्या जड़ से भी निकल जाती है। जैसे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो कि एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप आजकल छोटे बच्चों के स्टार्टिंग में ही है जो ये धारण कर चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों इसका एपिडेमिक कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है आजकल एलर्जिक ब्रोंकाइटिस? आमतौर पे क्या होता है कि बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं जब तक कि वो 8 साल के नहीं हो जाते हैं। 8-10 साल की उम्र में जाके जब फेफड़े विकसित होते हैं तो सांस की समस्या आमतौर पे कम हो जाती है। पर क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बात की एलर्जी की, जैसे हम केमिकल्स के गिरे हैं तो बच्चों में और ज़्यादातर छोटे बच्चों में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से सांस की नलियाँ छोटी होने की वजह से वो अस्थमा के लक्षण आ जाते हैं, जो समय के साथ जब बच्चा ग्रो करता है तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब उसका हम अच्छे से इलाज नहीं करते हैं या हम कुछ ऐसे चीज़ों को सेवन करने लगते हैं जो कि मेडिकल भाषा में उपयुक्त नहीं होती हैं, जैसे कि देसी दवाइयाँ या और कुछ। उससे जो फेफड़ों का विकास भी रुक जाता है और समस्या जड़ से नहीं जाती है। तो आमतौर पे जो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है ये हम कहें एक तरीके से अस्थमा का ही रूप है। और इसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में हम अपने बच्चों का ठंड से बचाव, जो आमतौर पे जो चीज़ें हैं पैकेट बंद चीज़ें हैं उनसे उनका सेवन को बंद करना, जैसे कि कुरकुरे हुए, चिप्स हुए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, ऐसी चीज़ें जो एलर्जी कर सकती हैं उनको अगर हम जीवन शैली से निकालें तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसा आमतौर पर ये देखा गया पफ वगैरह जो भाप जो लेते हैं या जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ लोगों को ये लगने लग जाता है कि पता नहीं ये इसके आदी हो जाएंगे अगर वो जैसे वो सूंघेंगे। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये तो आजकल एक बहुत ही बढ़िया तरीका है एलर्जिक में? आपका सवाल बड़ा वाजिब है क्योंकि हम किसी को भी कहते हैं कि आपको अस्थमा या दमा है तो आपको इनहेलर की ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप इनहेलर लगाओगे तो सारी जीवन के लिए लग जाएगा। तो मैं उनसे हमारे जो तर्क वितर्क जब हम करते हैं तो आमतौर पे पेशेंट समझ आता है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि अगर आपको आँख की समस्या हो तो आप गोली खाएंगे कि बूंदे डालेंगे, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? बूंदे डालेंगे। बूंदे डालेंगे। इसी प्रकार अगर चमड़ी पे रोग होगा तो हम मल्लम लगाएंगे कि गोली खाएंगे? मल्लम लगाएंगे। इसी प्रकार जो फेफड़े की दवाई है वो इनहेलर के रूप में है, वो एक हवा है, हवा के रूप में दवाई है जो हमारे फेफड़े में जाती है और दवाई फेफड़े में असर करके बाहर आ जाती है। अब इसके फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं कि आपके पास इनहेलर है, कहीं भी आपको अस्थमा या दमे का अटैक हुआ या सांस में दिक्कत आई, आपने इनहेलर निकाला, दवाई ली और साथ के साथ 5 मिनट के अंदर असर कर जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आपको अभी अटैक आया है तो गोली लीजिए या इंजेक्शन लगवाइए, इंजेक्शन एकदम से असर करेगा, पर इंजेक्शन अवेलेबल है हर जगह नहीं है। गोली अवेलेबल है, तो गोली पेट में जाएगी, घुलेगी, असर करेगी, टाइम लगेगा। इनहेलर है आपके पास, तुरंत असर करेगा। और दूसरा, दवाई की मात्रा जो है इनहेलर में वो गोली से तकरीबन 200 गुना कम होती है। तो जब आप दवाई की मात्रा 200 गुना कम ले रहे हैं तो आपके शरीर पे उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होंगे। और अगर आप इनहेलर नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, हमारे कितने मरीज हैं जिनको इनहेलर सारे जीवन के लिए छूट भी गए हैं, क्योंकि जो फेफड़े में तब्दीली आती है दमे के कारण वो वापस हो जाती है अगर हम अपनी दवाई का सेवन नियमित रूप से करें। तो इनहेलर लेना सबसे उपयुक्त है, लेना चाहिए, नियमित रूप से लेना चाहिए और जैसे डॉक्टर बताते हैं उसी प्रकार लेना चाहिए। उससे आप इस दमे की समस्या से निजात भी पा सकते हैं। स्मोकिंग की अगर हम बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो क्या ये चीज़ें भी जो इफेक्ट करती हैं फेफड़ों के ऊपर भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? डेफिनेटली। आप जो सिगरेट सेवन है और अल्कोहल है ये हमारे नॉर्मल खाने में तो नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मल खाने में जो हमको पौष्टिक आहार चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग वो नहीं देंगे। स्मोकिंग की समस्या जो है उसके कारण स्मोकिंग का जो सबसे भयावह चीज़ है उसमें 400 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं।
ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाके सारे शरीर का कैंसर तक करते हैं। आप किसी भी अंग का कैंसर कहिए, स्मोकिंग करता है। इसके अलावा जो हमारी खून की नसें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना, जिसके कारण अधरंग, हार्ट अटैक वो भी करता है। और जो मेल्स में नपुंसकता भी करता है। और स्मोकिंग के कारण अगर हम किसी को दमा है और वो स्मोक करता है तो उसमें जो दमा के लक्षण और बढ़ के आएंगे, जो कि अगर स्मोकिंग नहीं करता होगा उसके कंपैरिजन करें तो। इसी प्रकार अल्कोहल में सिर्फ एक एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अल्कोहल के जब हम लेते हैं, कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं, कहते हैं कि 30 से 60 ml लेना चाहिए, हफ्ते में 3 या 4 बार लेना चाहिए, पर वो ज़्यादातर रेड वाइन के बारे में कह रहे होते हैं। पर उसका भी अगर आप अधिक सेवन करते हैं उनका भी शरीर के ऊपर नुकसान पड़ता है, स्पेशली जो लीवर के ऊपर डैमेज होता है वो काफ़ी बार बहुत भयावह होता है। डॉक्टर साहब, रेस्पिरेटरी में और कौन कौन सी आजकल जैसे सीजन चेंज है, कौन कौन सी और नई लामतें हैं जो सामने आ रही हैं? अभी तो जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, उसकी वजह से जो कोरोना में पेशेंट जिनकी मौत हुई है उसका मेन कारण लंग्स का फेलियर होना ही है, जिसमें कि फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है और जो निमोनिया रिकवर नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, पैनिक के कारण लोग नहीं दिखाते हैं। तो अगर हमको कोरोना के लक्षण है, जाके जांच करवाएं। अगर कोरोना डिटेक्ट होता है तो उपयुक्त इलाज अगर शुरू से करें तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर लंग्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा तो निमोनिया होने के और रेस्पिरेटरी फेलियर होने के, फेफड़े फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे अब सर्दियों का मौसम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जैसे दमे और सिगरेट संबंधित जो फेफड़े के प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इन्फेक्शंस होने का बहुत खतरा होता है। उनका दमा भी बिगड़ सकता है। इन्फेक्शंस जैसे कि लंग्स में हम कह रहे हैं निमोनिया जिसको कहते हैं, तो निमोनिया के लक्षण आते हैं तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर से इलाज करवाएं। और सबसे बड़ी उपयुक्त बात है, जैसे आपने बात की, तो आजकल हमारे इंडिया में कम, बाहर के देशों में तो जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, उसी जैसे हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं इंडिया में भी, ऐसे हम एडल्ट्स में भी वैक्सीन लगाते हैं। स्पेशली निमोनिया से बचने के लिए भी वैक्सीन आती है, फ्लू से बचने के लिए भी वैक्सीन आती है। आमतौर से 65 साल के उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनको निमोनिया का वैक्सीन ज़रूर लगना चाहिए। और उससे कम अगर हम 18 से 65 साल की उम्र के, मैं एडल्ट्स की बात करूँगा, हम पेशेंट्स जो होते हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको कोई भी ऑर्गन फेलियर हो, जैसे कि ऑर्गन डिसफंक्शन हो, जैसे कि लीवर का, किडनी का, हार्ट का या शुगर हो, उनको अगर बार बार इन्फेक्शंस होती हैं तो निमोनिया के इंजेक्शन जो वैक्सीन है वो नियमित रूप से जरूर लगवाना चाहिए। इसके अलावा फ्लू का वैक्सीन होता है, जिससे कि मौसम बदलने के साथ जो हमको फ्लू होता है जो बिगड़ के निमोनिया का रूप ले सकता है, उसका भी वैक्सीन लगता है। वो सितंबर के महीने में लगता है। वो ऐसे व्यक्तियों को जरूर लगवाना चाहिए। दर्शकों, जैसे आज हम डॉक्टर मित्र जी के साथ बने हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई भी कोरोना का पेशेंट है उसको पल्मोनरी के, रेस्पिरेटरी के डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैक्सिमम केसेज हैं वो उसके फेफड़ों का फेलियर होने के कारण ही मतलब जो है डेथ का कारण बन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे दर्शकों को? सादा जीवन, स्वस्थ खाना और व्यायाम जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज अगर रोज़ करेंगे तो उससे शरीर तंदुरुस्त भी रहता है और बीमारियां नहीं गिरती हैं। और सांस वाले पेशेंट्स को अपने खाने पीने के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर सांस की समस्या है तो अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलकर अपनी दवाएं निर्देश अनुसार लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कोरोना के टाइम में तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था और हमारे यही निर्देश थे कि अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, चाहे आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने वैक्सीन की बात की, तो वैक्सीन जरूर करवानी चाहिए। ये हमारे इंडिया में जैसे कि बच्चों के लिए नेशनल प्रोग्राम है, ऐसा एडल्ट्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर एक जागरूकता फैलने की बात होती है, अगर हम सोचेंगे तो हम एडल्ट्स में भी वैक्सीन करना शुरू करेंगे तो काफ़ी बीमारियां जैसे कि निमोनिया, जिससे कि हमको आईसीयू में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जिस तरीके से पहले आपका लंबा एक्सपीरियंस है, 40s में भी आपने सेवाएं अपने दी हैं और भी बहुत हॉस्पिटल्स में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स आपने पहले ट्रीट किए हैं और आप यहाँ जो सेवा
बड़े लिंक के रूप में अगर हम आईवीएफ की बात करें और रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी डिजीज की बात करें तो ये एक बहुत ही बढ़िया केंद्र जो बन चुका है। आपका हमें समय देने के लिए पंजाब प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।